वेलकम टू द सॉल्यूशंस। तो बेसिकली दोस्तों ये लास्ट वीडियो है जिसको मैं एक रिकैप जैसे मैं बता सकता हूँ इन दोनों लेसन्स के लिए, ग्रेविटेशन एंड स्पेस एक्सपेडिशन, फर्स्ट लेसन और लास्ट लेसन आपका। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा जो की पॉइंट्स या फिर जो हमारे मेन फॉर्मूलाज है इस टॉपिक में, या फिर कोई क्वेश्चंस जिसमें से आ सकते हैं इस लेसन में या फिर स्पेस एक्सपेडिशन वाले लेसन में से आ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं। तो स्टार्टिंग विद द सेम स्टार्ट टू ग्रेविटी से अगर शुरुआत करूँ तो सबसे पहले चीज़ मैंने बताया था कि ग्रेविटी जो है या फिर ग्रेविटेशन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज नेम्ड एज ग्रेविटास। ग्रेविटास का मतलब क्या होता है? वेट, वेट ऑफ एनी कमोडिटी, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या बताया था कि ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन जो है वो एक फोर्स नहीं है, मैंने बताया था। फ्रॉम वेयर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया, उन्होंने प्रपोज किया था थियरी ऑफ रिलेटिविटी इन द ईयर 1915, थियरी ऑफ रिलेटिविटी बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन्होंने क्या प्रपोज किया, जो बोला था थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कि जो ग्रेविटेशन है it is not a force, it is basically a curvature of space time which includes the distribution of masses। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है, curvature of space time and distribution of masses। बोलेगा तो क्या कि जो यूनिवर्स है it is made up of n number of diverse elements which contains mass, energy to move or to do its work। ये आपको समझना पड़ेगा। He described this through relativity the gravitation is not a force, it is just an illusion। अब इसके बाद एक फोर्स की तरह अगर हम लोग बात करें तो उसका बारे में जो हमको बताया गया था वो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा था कैपिटल जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बारे में, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है। द फोर्स विच अट्रैक्ट्स टू थिंग्स which has a proper composition of mass, size and weight and energy that attracts each other with a force which is directly proportional to the product of masses of these objects and inversely proportional to the square of the distance from the center of the objects। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो न्यूटन साहब ने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द ग्रेविटेशन इज नॉट एन इल्यूजन, इट इज़ अ फोर्स, जिसको आइंस्टाइन ने वापस रिकैप किया और उनको वापस एक एक्सप्लोरेशन किया। उन्होंने एक नया चीज़ ढूंढा कि ब्लैक होल का थियरी उस टाइम पे फेमस हो गया था 20th सेंचुरी में। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी और उन्होंने अपना एक थियरी लिख दिया जिसका नाम था रिलेटिविटी। तो बोथ दी साइंटिस्ट आइंस्टाइन एंड न्यूटन हैव प्रपोज्ड टू थियरीज on gravitation। First theory of relativity proposed by Albert Einstein in the year 1915, which describes gravitation not as a force but as an illusion which is a curvature of space-time having a distribution of mass। Second universal law of gravitation जो न्यूटन ने दिया था, उनके हिसाब से उन्होंने क्या बोला था, the two objects which contains a matter which is present in the universe attracts each other with a force which is directly proportional to the product of masses of these objects and inversely proportional to the square of distance between the objects from the center। अब इसमें मैंने एक चीज़ बताया था फॉर्मूला इसका, that is F is equal to G m1 m2 upon r square। इसका मतलब मैंने बताया था जहाँ पे g का जो वैल्यू है 6.67408 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। g का वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, मैंने बोला था इट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। इट चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम 6.67377
टू 6.67493, ये मैंने पहले बता दिया था अपने स्टार्ट टू ग्रेविटी वाले वीडियो में। एंड मैंने एक और चीज़ बताया था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरफेसिंग मीडियम। सेकेंड थिंग मैंने बताया था द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है इट इज़ सेम इन एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। आप कहीं पर भी जाओ यूनिवर्स की कोई भी कॉर्नर में चले जाओ, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स वैल्यू विल नॉट चेंज। अब यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बताया था, अगर ऑब्जेक्ट बी पे अगर एक फोर्स इम्पैक्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट बी भी एक फोर्स डालता है ए पे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था एप्पल और अर्थ का, वो एक क्वेश्चन जो मुझे आ गया था वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया था इफ एप्पल इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ सरफेस, मतलब अगर एक एप्पल को मैंने एक सर्टेन हाइट से मैंने नीचे फेंका, इट इज डायरेक्टली अट्रैक्टेड बाय द अर्थ सरफेस बाय इम्प्लाइंग ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया था कि व्हाई कांट एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ सरफेस। तो मैंने उसके लिए बताया था कि इफ एफ ऑफ ए टू बी इज प्रेजेंट देन एफ ऑफ बी टू ए इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट दोनों का वैल्यू में फर्क क्या रहेगा, ये इससे ऑपोजिट रहेगा बस। मीन्स एप्पल विल इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग विद द सेम फोर्स एज द अर्थ इज अट्रैक्टिंग टू द एप्पल। ये आपको समझना आना चाहिए। एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी। तो ये एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। अब नेक्स्ट थिंग जो मैंने बताया था दैट इज अबाउट द सैटेलाइट्स एंड सम क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया था, एस्केप वेलोसिटी के बारे में, एनर्जीज के बारे में। इस सबसे पहले मैंने इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात डिस्कस किया था मैंने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसका मैंने मून में कितना रहेगा उसका मैंने एक आंसर दिया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, 11.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मून का है। एंड अर्थ में इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में दो कंडीशंस बताए थे, मतलब अगर एक सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे जस्ट पहुंचा है तो जी का वैल्यू मेरा क्या होगा, GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये सरफेस में अगर सैटेलाइट रहेगा तो। वेयरएज इफ द सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड एट अ पर्टिकुलर हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर थोड़े बहुत दूर डिस्टेंस में है सैटेलाइट और रिवॉल्व कर रहा है वो अपने ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इस टाइम जी का वैल्यू क्या रहेगा सैटेलाइट पे एक्ट करने के लिए, दैट इज GM अपॉन R प्लस एच द होल स्क्वायर। ये R प्लस एच द होल स्क्वायर कैसे आया मैंने बताया था कि ये सर्टेन हाइट है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कैसे का फाइंड आउट करेंगे R प्लस एच से। तो R प्लस एच इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। तो ये दो मैंने बताया था। अब इसके आगे मैंने आपको केपलर्स लॉ बताया था, मैंने जो 3 लॉ मेरे थे उन लॉज में मैंने हर एक लॉ के लिए एक एक फंडामेंटल उनका जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने डिस्कस किया था। केपलर का बेसिकली जो व्यू था उनको ग्रेविटेशन को डिस्कस करना था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, हाउ डज ग्रेविटेशन वर्क इन सोलर सिस्टम, इसके ऊपर डिस्कस करना था। बट उन्होंने उनके जो थियरी है केपलर्स लॉ के जो 3 लॉस उन्होंने जो प्रपोज किए थे उसमें सिर्फ एक हिंट मिला है ग्रेविटी का, बट ही वुड नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली व्हाट इज ग्रेविटी। तो उनके 3 लॉज जो है वो है, पहला लॉ जो है वो ऑर्बिटल लॉ, जिसमें हम लोग ने क्या बोला था कि इफ द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, द सन विल बी प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ द फोकाई। 2 फोकाई है एलिप्स को मैंने बताया था, तो कोई एक फोकाई में सन प्रेजेंट रहेंगे। तो उसको अगर मैं इंग्लिश में प्रपोज करूँ तो ऑर्बिटल लॉ स्टेट्स दैट every planet in the solar system revolves around the sun in an elliptical orbit with sun being in any one of its foci। ये याद रखो। इसके बाद मैंने बताया था the law of aerial velocities। एरियल वेलोसिटी के लॉ में मैंने सबसे पहला बार जो बताया था वो था मेरा एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बताने के बाद
मतलब केपलर ने एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूम रहा है हर प्लैनेट सन के इर्द गिर्द। उसको कैसे डिफाइन किया या फिर डिराइव किया, वो था उनका एक एजम्पशन। मार्स को उन्होंने एक एजम्पशन प्लैनेट लिया था एंड उनका ही सिर्फ उसका उस प्लैनेट का ही सिर्फ ऑर्बिट को ट्रेस किया था। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि मार्स का जो ऑर्बिट है इट इज एलिप्टिकल इन शेप एंड ही जस्ट केम अप विद द आइडिया दैट ईच एंड एवरी प्लैनेट प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब यहाँ पे एरियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो एरियल वेलोसिटी के जो लॉ है इसमें केपलर ने हमें ये बताया है कि एक प्लैनेट जब वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, if it is closer at certain time it becomes closer to the sun, at some time it just goes farther from the sun। मतलब एक ऐसा वक्त रहेगा, समझो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये प्लैनेट है मेरा, यहाँ पे सन है, तो ये प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है तो इधर जब पहुंचेगा द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन इज लेस, तो इस टाइम पे प्लैनेट विल ट्रैवल फास्टर, मैंने बताया था। एंड व्हेन इट रीचेस एट डिफरेंट एक्सटेंट दैट इज परपेंडिकुलर, तो इस टाइम पे द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन इज फादर। एंड सेकेंड थिंग मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो इट विल नॉट ट्रैवल एज फास्ट व्हेन इट इज नियर टू द सन। यहाँ पे एरियल वेलोसिटी का जो लॉ है, यहाँ पे केपलर ने बेसिकली ये एक चीज़ तो बता दिया था। दूसरा एक चीज़ उन्होंने क्या बताया कि एरियल वेलोसिटी के लॉ से हमें ये मालूम पड़ता है कि प्लैनेट जो अपना रेवोल्यूशन शुरू करता है इट डज नॉट इवन टेक्स द सेम ट्रैजेक्टरी, मतलब उसी जगह पे वापस आके जाता नहीं है, पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद ही इट जस्ट कंप्लीट्स। मतलब अगर अर्थ चालू कर रहा है अपना रेवोल्यूशन शुरू करने के लिए, इफ इट कंटिन्यूज टू स्टार्ट, अगर पहले दिन में वो यहाँ तक पहुँचता है, it does not comes back to the same original position to start the next revolution, it goes on increasing। मतलब ये जो उसने डिस्टेंस कवर कर दिया इसको स्वीप ऑफ कर देता है, वो आगे जाता है, यहाँ से वापस आगे जाता रहता है। समझो अगर यहाँ पे पहुँच गया तो it will not come back to the original position, it has already swept off this much area, it will continue to the next tracing path। तो एरियल वेलोसिटी का लॉ को मैं भी डिफाइन करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द एरियल वेलोसिटी लॉ, when a planet is revolving around the sun in an elliptical orbit, it sweeps out the line joining the planet and the sun sweeps out equal areas in equal interval of time। ये एरियल वेलोसिटी का लॉ है। थर्ड लॉ जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो केपलर ने बताया था, जिसमें एक सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है या फिर एक प्लैनेट को कितना टाइम लगता है रेवोल्यूशन करने के लिए, ये डिस्कस किया गया था। इससे ही हमें मालूम पड़ा था कि हर एक प्लैनेट कितना टाइम उनको लगता है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। मर्क्यूरी को 63 डेज, अर्थ को 365 डेज, जो 4 साल के बाद 366 जिसको हम लोग बोलते थे लीप ईयर, उसका भी मैंने एक बताया था कि कैसे 366 होता है करके। तो हार्मोनिक लॉ जो थर्ड लॉ है मेरा, हार्मोनिक लॉ, इस लॉ में मैंने क्या बताया था, इसको हार्मोनिक मेनली इसलिए मैंने बताया था कि ये टाइम पीरियड बताता है कि कितना टाइम लगता है एक चीज़ को रिवोल्यूशन करने के लिए। द टाइम पीरियड और द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट और अ प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो यहाँ पे उन्होंने एक डेरिवेशन निकाला था, दैट इज द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय सैटेलाइट और अ प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सेमी मेजर क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्यूब ऑफ रेडियस किसका, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है वो, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जहाँ तक उसका रेडियस घूमता है, अभी रेडियस तो हम लोग बोल नहीं सकते एलिप्स के लिए, हेंस इट इज मेड एज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, दो एक्सिस में उनको डिवाइड किया गया है। तो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का जो रहेगा, मतलब जब प्लैनेट और सन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, उसका वैल्यू का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय सैटेलाइट और प्लैनेट टू रिवॉल्व। ये 3 लॉज हमें केपलर ने बताया था। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, जो हमारा मेन टॉपिक था, वो है हमारा स्पेस पे था, जहाँ पे मैंने बताया था सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है मुझे स्पेस पे, तो कितना स्टेज का रॉकेट चाहिए, कौन से कितने, उसका यूज़ क्या है, अगर मैं फर्स्ट स्टेज का यूज़ कर रहा हूँ तो कहाँ तक पहुँचेगा रॉकेट, सेकंड स्टेज का यूज़ कर रहा हूँ तो कहाँ तक पहुँचेगा, उसका कहाँ पे उसका वर्क क्या है, फर्स्ट स्टेज का क्या वर्क है,
सेकेंड स्टेज का क्या वर्क है। अभी फिलहाल के लिए जो टेक्नोलॉजी है, देर आर मोर देन सेकेंड स्टेजेस, मतलब 4th स्टेज तक पहुंच चुका है हमारा इसरो के या फिर नासा की अगर बात करूँ। द रॉकेट्स विच आर बीन प्रोजेक्टेड हैव 4 और मोर स्टेजेस। तो जो पहले प्रीवियस जो हम लोग बता रहे थे, तो वाई इट रिक्वायर्स मिनिमम 2 स्टेज ऑफ रॉकेट, क्योंकि जो रॉकेट 2 स्टेज का रहता है वो अर्थ के सरफेस के सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से बाहर लेके आता है एंड विद रिमोट कंट्रोल इट इज प्रोजेक्टेड ट्रैजेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके बाद सेपरेशन शुरू हो जाता है एंड सैटेलाइट इज शूट आउट, मतलब उसको एक इग्निशन पावर भेज दिया जाता है एंड जिसकी वजह से वो एक अपना खुद के ऑर्बिट में घूमने लगता है। रॉकेट का मेनली एक फंडा रहता है कि उसको यूज करने के लिए हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि रॉकेट को सैटेलाइट को एक प्रॉपर ऑर्बिट में फेंकना पड़ता है जहाँ पे वो घूम सके। इट हैज ओनली माइनर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, अदरवाइज सैटेलाइट विल जस्ट फॉल ऑन द अर्थ, अंदर चले जाएगा। इसीलिए रॉकेट को हम लोग यूज करते हैं। तो 2 स्टेज रॉकेट क्यों जरूरी है मैंने बता दिया। एंड अब नेक्स्ट चीज, सैटेलाइट को क्या जरूरी पड़ता है घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो मैं उसके लिए बताया था क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं VC से। तो अभी क्रिटिकल वेलोसिटी मैंने निकालने का तरीका मैंने बताया था, द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सैटेलाइट, मतलब अगर सैटेलाइट इस पोजीशन इस जगह पे, यहाँ से जो फोर्स जा रहा है सेंटर की तरफ से, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है। तो उसका जो रिकैप होता है या फिर जो फोर्स जो डायरेक्टेड एट सेंटर की तरफ से, वो फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोजेक्टेड बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है G कैपिटल M स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट r²। तो VC का इधर मैंने क्या बताया था, mv²/r, ये मैंने बताया था। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मेरा फॉर्मूला था। इसके बाद मेरा डेरिवेशन सब करने के बाद मेरा आखिरी में जो आंसर आता है VC इज इक्वल टू रूट ऑफ Gm/r आया था। शायद आपको पता है कैसे आया था, मास दोनों जगह पे कैंसिल होगी, दोनों सैटेलाइट का मास है। ये r अगर वहाँ पे जाएगा, समझो अभी कैपिटल R ले लेते हैं, तो सरफेस में अगर रहेगा तो r अगर वहाँ पे जाएगा तो इट गेट्स कैंसल्ड। तो VC का जो स्क्वायर है, अगर मैं दोनों जगह पे रूट ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, तो VC इज इक्वल टू रूट ऑफ Gm/r मैंने बताया था। अब ये एक फॉर्मूला हो गया जब सरफेस में रहेगा तभी सैटेलाइट। दूसरा मैंने एक बताया था अगर हाइट में रहेगा सैटेलाइट तो Gm/r+h। अब इसके अलावा मैंने एक बताया था रिलेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहां पे फॉर्मूला क्या चेंज होता है, Gm के जगह पे मैं रूट ऑफ G r रूट ऑफ Gr+h, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने डिराइव करके दिखाया था। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज प्रोवाइडेड टू द सैटेलाइट इन ऑर्डर टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसके बाद मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी का मैंने बताया था। तो बेसिकली टोटल एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² मैंने बोला था, यहाँ पे मैंने VC² लिया था। फिर मैंने इसको जो मैंने प्रोजेक्ट किया तो VC का मेरे को फॉर्मूला मालूम था कि Gm/r है, तो मैंने टोटली मुझे क्या मिला Gmn/2r, ये क्लियर हो गया मेरा। फिर पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोला, पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने के लिए माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज Gm/r मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ सैटेलाइट, तो इसका आंसर मुझे Gm/r आया था। इसके बाद मैंने टोटल एनर्जी निकाला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी क्या होता है, एक सैटेलाइट के पास कितनी क्षमता है, मैं अगर उसको इजेक्शन पावर दूं या फिर एक एनर्जी प्रोवाइड करूं तो उसको कितना एनर्जी चाहिए रहेगा एक रिवोल्यूशन करने के लिए, या फिर उसको कितना प्रोवाइडेड एनर्जी उसके पास रख सकता है वो, उसके लिए टोटल एनर्जी ढूंढना पड़ता है। तो ये दो वैल्यूज को मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, नेगेटिव
Gmm/2r। इसके बाद मैंने बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है। बाइंडिंग एनर्जी इज एन एनर्जी which helps the satellite in order to escape from the gravitational pull of the earth। ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे सेंड करना पड़ता है सैटेलाइट को, उसको मैं बाइंडिंग एनर्जी बोलता हूँ। तो बाइंडिंग एनर्जी का मैंने एक रिलेशन बताया था टोटल एनर्जी से। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो इसका वैल्यू जो बनता है दैट इज Gmm/2r पॉजिटिव। ये वो एनर्जी रहता है जो मैं सैटेलाइट को देता हूँ ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बच के एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में पहुंच जाए और वहां पर रिवॉल्व करना शुरू करे। इसके लिए मेरे को एक वेलोसिटी भी चाहिए रहेगी, जिसको मैंने बोला था एस्केप वेलोसिटी ve। इसका डेरिवेशन ही मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अप्लाइड ऑन अ सैटेलाइट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सैटेलाइट इन ऑर्डर टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल। तो उसके लिए मेरे को वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी का, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मुझे मिला दैट इज 2gm/r। अब एस्केप वेलोसिटी का मैंने एक और चीज मैंने बताया था क्रिटिकल, इसका जो वीडियो था इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने एक बताया था कि द रॉकेट मस्ट बी ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर सेकेंड। वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड इसी फॉर्मूला से आता है। एंड वो क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सैटेलाइट को अगर मुझे पहुंचाना है और एस्केप करवाना है अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से, तो मुझे रॉकेट को उतने स्पीड से मुझे भेजना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और यू कैन जस्ट मेक इट एज 7 माइल्स पर सेकेंड। तो ये मैंने बताया था सैटेलाइट्स के बारे में। जो स्पेस एक्सपेडिशन वाले चैप्टर में से दो जो मेन पॉइंट्स थे, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ये तीनों के बारे में मैंने बता दिया था। अब इसके आगे मैंने जो आगे के वीडियोस थे उसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, व्हाई इट इज यूज्ड, फॉर विच पर्पस इट इज यूज्ड, एंड व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन डन और बीन अपलिफ्टेड बाय इसरो ऑर्गेनाइजेशन, नासा। इन सब जगहों में से कौन से डिफरेंट सैटेलाइट्स को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया गया है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि दो सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जिसको कोई मैनमेड इक्विपमेंट चाहिए नहीं रहता रिवॉल्व करने के लिए। आर्टिफिशियल जो मैनमेड रहता है, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं स्पेस में थ्रू रॉकेट्स, विच इज़ यूज फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पसेस। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में मैंने बताया था कि GSLV, PSLV जो रॉकेट्स रहते हैं, ये दो रॉकेट्स ने हमें इनसैट और जीसैट जो सैटेलाइट्स देते हैं, ये GSLV ने भेजा है और PSLV ने IRNSS, इसको PSLV ने प्रोजेक्ट किया है। ये इसरो का तरफ से भेजा गया रॉकेट्स है। तो GSLV, PSLV दो बड़े अपलिफ्टमेंट्स थे इसरो के तरफ से। इसके अलावा अगर बेसिकली ज़्यादा नॉलेज दो इस चैप्टर के बारे में या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशंस के बारे में, तो सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था स्पेस में वॉज फ्रॉम रशिया, विच इज़ नेम्ड एज स्पुतनिक 1। उसके बाद इंडिया ने खुद का एक सैटेलाइट जो लॉन्च किया था थ्रू रशियाज हेल्प, वॉज आर्यभट्टा। अब इसके अलावा यहाँ पे सबसे मेन बात, सबसे पहला एस्ट्रोनॉट कौन था जिसने स्पेस पे कदम रखा? हिज नेम वॉज यूरी गैगारिन, एंड द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट वॉज राकेश शर्मा। अब राकेश शर्मा की अगर मैं बात करूँ, वो उन्होंने 7 दिन बिताए स्पेस में। एंड नेक्स्ट हु वॉज अपकमिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट वॉज कल्पना चावला, जिन्होंने नासा से अपना शुरुआत किया था स्पेस के लिए। उन्होंने अपना स्टडीज पंजाब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से किया था, एंड शी गॉट अ स्कॉलरशिप टू कोलोराडो। वहाँ से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया और उनको एक चांस मिला एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, एंड शी वेंट। बट एक तकनीकी फेलियर की वजह से स्पेसक्राफ्ट का कुछ खराब हो गई, एंड उसकी वजह से उनका देहांत हो गया। बट शी हैज़ डन अ ग्रेट वर्क। आफ्टरवर्ड्स सुनीता विलियम्स, सबसे मेन गर्ल एस्ट्रोनॉट बोल सकता हूँ, वुमन एस्ट्रोनॉट बोल सकता हूँ। उनका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट भेजा उन्होंने, क्योंकि 192 डेज उन्होंने एक
रिकॉर्ड भेजा था स्पेस में रहने का। उन्होंने बताया था कि उनके एक वीडियो से मालूम पड़ा कि स्पेस में हम लोग सोडा को और पी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है स्पेस में जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सके लिक्विड और गैस को। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली नॉर्मल नॉलेजेस के लिए है, ताकि आपको समझ में आ सके स्पेस एक्सपीडिशन में आपको क्या क्या देखना है, कौन से जगह को देखना है। एंड बेसिकली अगर बात करूँ स्पेस एक्सपीडिशन में, तो आपको क्वेश्चंस तो मेनली आपको वो एस्केप वेलोसिटी का आएगा। कैसे आपको डिराइव करने को तो नहीं बोलेंगे, उन लोग सिर्फ इतना बोलेंगे राइट द डेफिनेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी इन सबका। बट सम्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे एस्केप वेलोसिटी के लिए। अब आपको सम कैसे तरह के आएंगे, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आएंगे प्लैनेट, या फिर विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स जैसे कि मार्स, प्लूटो, सैटर्न। आपको एक गिवन डेटा क्या दिया रहेगा, वहाँ का स्मॉल जी का वैल्यू दिया रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया रहेगा। आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर जगह पे सेम है 6.67। मास ऑफ द प्लैनेट भी आपको दिया रहेगा, रेडियस या फिर रेडियस आपको ढूंढने को बोला रहेगा, एस्केप वेलोसिटी दिया रहेगा। ऐसा शफल किया रहेगा क्वेश्चन। सबसे बेसिक सवाल ये रहेगा कि एस्केप वेलोसिटी ढूंढो। अगर सैटेलाइट को मुझे प्रोजेक्ट करना है फ्रॉम सैटर्न, तो सैटर्न का आपको मास दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, आपको फॉर्मूला पता है √2gm/r। तो अगर रेडियस और मास पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो ऑलरेडी आपको पता है जो सेम रहता है हर जगह पे, आपको सिर्फ उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आपको एस्केप वेलोसिटी दिया रहेगा, मास दिया रहेगा और बोलेंगे रेडियस ढूंढने के लिए। इसके अलावा एक सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको रिलेशन दिया जाता है, इफ द मास इज 2 times than that of the radius of the planet, find the radius of satellite, या फिर find the escape velocity of satellite। ये सारे क्वेश्चंस को आप तैयार करो। बाइंडिंग एनर्जी पे आपको उतना सारा सवाल नहीं आएगा, लेकिन एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लेसन में से आपको मेनली व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स एंड व्हाट इज इट्स यूज, ये प्रॉपर सवाल है आपको जो आ सकता है। और जो नॉलेजेस मैंने जो दिए है राकेश शर्मा के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में, या फिर फर्स्ट सैटेलाइट वर्ल्ड में किसने भेजा था, कहाँ से भेजा था, इसके अलावा इसरो का जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो कौन सा सैटेलाइट है, पहला सैटेलाइट जो भेजा गया था, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है, होप सो। लेकिन आपको फ्यूचर में भी यूज़ होगा इस सब चीज़ का। ग्रेविटेशन जो अगर लेसन की बात करो तो ग्रेविटेशन वाले लेसन में से आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा विच फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कीप द ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड अ सर्कुलर मोशन। तो उसका आंसर मैंने पहले बता दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरत होता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो एक सवाल आ सकता है। या फिर बोलेंगे कि डिराइव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वाज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर्ड और प्रपोज्ड बाय न्यूटन। तो वहाँ पे उसका आंसर आपको ये लिखना है कि सर आइजैक न्यूटन was a successor of Kepler because Kepler couldn't explain the property of gravity in his laws of orbital, areal velocity and harmonic law properly. He just gave a hint and explained the solar system in a deep way. He couldn't explain the gravity in a deep way. Hence, Sir Isaac Newton gave a law theory which is known as universal law of gravitation and proposed a derivation for it, in which he stated the force attracts two different objects having mass and energy, which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance from its center। ये उन्होंने बताया था। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा आपको जो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर है वहाँ पे से यूनिवर्सल सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफरेंस आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक के वेटलेस जो हम लोग का रहता है, वेटलेस या फिर वेट क्या होता है, मास क्या होता है, फ्री फॉल क्या है, 9th के सिलेबस में से फ्री फॉल का जो उन्होंने डेरिवेशन करके दिखाया था वो आंसर लिखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं हम लोग। कि 10th के जो सिलेबस में जो फ्री फॉल का जो लिखा है उसमें से डेफिनेशन है और उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज तो दिया नहीं गया। लेकिन अगर आप 9th का अगर आपके पास बुक है तो आप देखो, रेफ़र करो। अगर किसी के पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेल आईडी पे। मैं श्योरली आपको दूंगा वो चीज़ जो भी आपको चाहिए रहेगा, नोट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लेसन में से भी आपको
सम्स आ सकते हैं, बट सम्स विल बी मेजरली डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला सम, जिसमें फॉर्मूला मैंने 2 लिख के दिया था। अगर सरफेस पे सैटेलाइट रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर वो सर्टेन हाइट पे रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, या फिर इसके अलावा फोर्स जो रहेगा उस पर क्वेश्चन आ सकता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, उस पर आपका न्यूमेरिकल्स आ सकता है। एंड एक और बेसिक सा सवाल हम पूछ सकते हैं कि मून में अगर 11.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन पर्टिकुलर प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट उन्हें दे सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक सम आ सकता है, या फिर पूछ सकते हैं कि इस प्लैनेट में कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आपको ये सब चीज़ का कोई नोट्स अगर आपको नहीं मिल रहा है, या फिर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ भेज सकते हो कोई भी क्वेरीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मेल आईडी पे, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप यू लाइक दिस प्रीवियस वीडियोस ऑफ ग्रेविटेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशंस। सो इसका अगला जो वीडियो रहेगा मेरा, जो साइंस टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे, वो विल बी बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। द टॉपिक विल बी सरप्राइजिंग टॉपिक विच विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।